Hello friends, welcome to One Point Lesson, session 10. Today we have already discussed about the critical thinking or logical thinking. In that we have discussed about clarity, accuracy, precision, relevance, and breadth and today depth, and today we are going to discuss about the breadth, right? अगर हम ब्रेथ के बारे में बात करते हैं तो हम ब्रेथ में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो एक एग्जांपल मैं आपसे उससे समझाना चाहूंगा ब्रेथ के बारे में। ब्रेथ जैसे कि एक नदी होती है, नदी के हम गहराई और चौड़ाई दोनों को ही नापते हैं, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हमें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में है, जिसमें कि अगर हम देखें कि अगर हमें जैसे मान लीजिए अगर हमें एक सर्वे करना है, तो हम अगर हम सर्वे करते हैं कि भाई टीवी व्यूअर्स हमारे 6 से 10 साल के बच्चे कितने हैं, उनका क्या वो देखते हैं, हमें अगर ये एक सर्वे करना है और इस सर्वे को हम करने के लिए अगर हम केवल एक प्राइवेट स्कूल के अंदर चले जाते हैं और वहां पे हम बच्चों का सर्वे कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सा सीरियल, कौन सा प्रोग्राम हमारे बच्चे देखते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो क्या ये सर्वे कंप्लीट होगा या नहीं? तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक लिमिटेड सेगमेंट को हम इसमें कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सर्वे का पर्पस है वो हमारी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर है, लेकिन हमने केवल एक सेगमेंट को कंप्लीट किया है। तो ये जो हमारा ब्रेथ जो है, यहाँ पे हमारी एक लिमिटेड सेगमेंट होना मतलब कि हमने पूरी ब्रेथ को नहीं किया। अगर हम उसी की जगह पे हम उसके सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और जनरल जो हमारे बच्चे घर पे हैं किसी रीजन से, उन सभी का हम लेते हैं, तो हम हर एक जगह से सैंपल लेते हैं, तो हमारा ये कंप्लीट होता है। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें हमारी इंडस्ट्री के अंदर अभी एक कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, तो हम उसको किसी एक जगह पे एक मशीन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, हमें पूरी जितनी भी मशीन सेम प्रिंसिपल की जो भी मशीन्स है उन सब पे ये अप्लाई करना जरूरत है। तो दिस इज अबाउट द थिंकिंग अबाउट द ब्रेथ ऑफ द critical thinking or logical thinking. I hope you got to understand about the critical thinking. We have 6 points and we have covered all today. And now our discussion about the camps and followers. कैम्प्स आपने मशीन में देखा होगा बहुत सारी, अभी हम लोग कंप्रेशन मशीन देखें तो इट इज बेस्ड ऑन द कैम्प्स एंड फॉलोअर and because all machines are moving machines, high speed machines are based on the cams and follower. Cams होता क्या है? Cams को अगर हम देखें तो cams हमारा एक जो है, cams को हम देखते हैं, what is cam? Cam is a rotating machine element which gives reciprocating. Reciprocating का मतलब क्या होता है? Reciprocating का मतलब होता है कि जब हमारा मूवमेंट, ये फॉलोवर ऊपर नीचे हमारा मूव कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। एंड दूसरा मोशन होता है ऑसिलेटिंग मोशन। ऑसिलेटिंग मोशन जब हमारा ये एक यहाँ पे हमारा ऑसिलेशन, मतलब जैसे एक पेंडुलम को देखा होगा, वो इतना इधर से इधर तक मूव करता है, तो ये इसे ऑसिलेशन बोलते हैं, ऑसिलेशन मोशन बोलते हैं। जैसे कि इन दोनों कैम्प्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंस दिख भी रहा होगा कि ये कैम है, ये रेडियल एक्सिस पे घूम रही है और ये फॉलोवर है, तो ये फॉलोवर हर बार ऊपर नीचे हो रहा है इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बार बार एक मूवमेंट आती है, उसके बाद वापस अपनी एक्सिस पे आ जाता है, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। दिस इज द वे, ठीक है। तो इसको हम रेडियल कैम बोलते हैं क्योंकि रेडियल एक्सिस रेडियस की तरफ से मूव कर रहा है, एंड से ये सिलेंड्रिकल कैम है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे, अगर हम दूसरी इसको क्लासिफिकेशन हम इसका बेस पे कर देते हैं, यहाँ पे एक और चीज भी मैं बोलूंगा कि अगर हमने देखा, यहाँ पे मैंने 2 तरीके की कैम्प्स का एग्जांपल लिया है, इसके अलावा भी बहुत सारी कैम्प्स होती हैं, जैसे कि वेज कैम्प, जो कि हम पंचेस जो हमारे हैं अप और डाउन जो है वेज कैम्प की वजह से होते हैं। अगर हम देखें तो वेज कैम्प का जो हमारा शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे पंच अपने आप डाउन हो जाता है और फिर कहीं पे
अप सेम रिवर्स एक्शन होता है तो उसकी जगह अप हो जाता है. तो दिस इज द वे आउट. दिस इज कॉल्ड वेज कैम, राइट? एंड based on follower, we can make it. We can do the classification again. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फॉलोअर. फॉलोअर में आप देखेंगे सबसे बड़ा है नाइफ एज फॉलोअर. नाइफ एज फॉलोअर जैसे कि अगर हम देखें इसका जो एज है वो नाइफ जैसा है. जैसे कि अगर हम देखें तो इसकी जो एज है इट इज लाइक पॉइंटेड लाइक ए नाइफ, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन के वजह से इसका जो एज होता है ये फ्रिक्शन से डैमेज हो जाता है, वियर एंड टियर हो जाता है. एंड उसकी वजह से इसको हम कुछ स्लो स्पीड प्रोसेस जहाँ पे होते हैं वहां पे हम ये नाइफ एज फॉलोअर यूज करते हैं. इसी चीज को रिप्लेस करने के लिए हमने दूसरा प्रोसेस यूज किया है रोल फॉलोअर, रोलर फॉलोअर. इसमें हमारा एक रोलर बेयरिंग लगा हुआ होता है जो कि फॉलो करता है. अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रोलर फॉलोअर है, ठीक है. और उसके बाद जो तीसरा तरीके का आता है हमारा फ्लैट सरफेस. अगर आप इसकी सरफेस देखेंगे इट इज टोटली फ्लैट, ठीक है. एंड फॉलोअर इज बिल्कुल फ्लैट जो होता है, तो इसे हम फ्लैट फॉलोअर, फ्लैट फेस फॉलोअर करते हैं, ठीक है. ये रोलर फॉलोअर जो होता है, फ्लैट फेस फॉलोअर होता है, ये हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए यूज करे जाते हैं. इसमें भी जो हमारा ये फ्लैट सरफेस जो होता है इसमें भी हमारे काफी डैमेजेस होते हैं. उसको अवॉइड करने के लिए हम जो है स्फेरिकल फेस फॉलोअर करते हैं. These are the few example because like we have already discussed ki we have to understand about the basic of the machines. We are not going in so much details and in one point lesson. If you wish like to do more about the about this, put your comment in the comment box. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share the channel. I hope it is a valuable videos for all of you. Thank you.